बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत क्या है में मैं हूं आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आज आपको बताएं कि स्टूडियोज़ में हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं फरहान ईसरशाह, फाउंडर एंड सीईओ हैं कुल्लैब पीके, और आईटी सेक्टर में अपना एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं हमीदुल्लाह, फाउंडर एंड चेयरमैन ग्लोबल यूथ मूवमेंट पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। और हमीदुल्लाह के हवाले से आपको बताएं तो ये एक नौजवान हैं और अपनी एक्टिविटीज़ यूथ के लिए जारी और सारी रखे हुए हैं। हम सबसे पहले जो बात करेंगे साउथ एशियन रीजन में सबसे उभरता हुआ इशू पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। न सिर्फ ये ऑपरेशन, इससे पहले भी मोदी सरकार बहुत सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर चुकी है, और ये भी एक ऐसा पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है कि जो एलओसी से 230 किलोमीटर दूर अंदर, जहां ना कोई फोर्सेस थी, कुछ भी नहीं, ना कोई सीसीटीवी फुटेज वहां से मौसूल हुई। जितने भी लोग थे वो ऐसे उन लोगों को मार के वहां से भागे, मोदी सरकार को कोई पता नहीं चला। उनकी जो 10 लाख से अबाव वहां पे फौज बैठी हुई है, वो भी उन तमाम तर चीजों को, तमाम तर एक्टिविटीज को पनपने में, उन्हें जांचने में नाकाम रही। और ये सबसे बड़ा आज की इस दौर में टेक्नोलॉजी के एतबार से या पूरी दुनिया अब इस पर जो आवाज उठा रही है, दिफाई माहिरीन जो कह रहे हैं, वो सब मुद्दा वो मोदी सरकार पर डाला जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से। पाक फौज पुरअज़्म और तैयार है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। और जो इससे पहले कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास हुआ, दो टोक अल्फाज में कहा गया कि मोदी सरकार की जानिब से अगर कोई मुहिम जोई की गई तो उसका भरपूर अंदाज से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में 60% यूथ है। हामिदुल्लाह खान साहब, इस हवाले से मैं आपसे पूछूंगा कितना अहम रोल है इस तमाम तर जो सिचुएशन है साउथ एशियन रीजन में, जो एक क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं नौजवान कैसे रोल दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। बिल्कुल, जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान में 60% से अबव नौजवान है, तो बेसिकली पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है वो 64% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो नौजवान पर मुश्तमिल है। सो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पहलगाम जो फॉल्स फ्लैग है, बल्कि किसी भी कोई भी इशू पाकिस्तान में जो हम लोग फेस करते हैं, उसमें एक नौजवान का, पाकिस्तानी नौजवान का एक अहम किरदार होना चाहिए। जस्ट लाइक हम लोग बात कर सकते हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। मोदी सरकार ने ना सिर्फ ये पहली बार है कि पहली बार हम लोग ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार ये कर रहे हैं, बल्कि पहले भी ऐसे मुख्तलिफ वाक़यात हम फेस कर चुके हैं कि कोई ना कोई हादसा हो जाता है और उसको पाकिस्तान पाकिस्तान पे उसकी जिम्मेदारी ठहराई जाती है। नौजवानों से ये दरख्वास्त है कि अपने स्किल को जाने, अपने स्किल पे काम करें। उसके अलावा जितने भी ऐसे ब्लैक प्रोपेगेंडा क्रिएट होते हैं, चाहे इंटरनल है या एक्सटर्नल है, चाहे इंडिया उसको पैदा करने में एक रोल प्ले करता है या बाकी जो हमारे पाकिस्तान के दुश्मन है वो इस तरह के ब्लैक प्रोपेगेंडे क्रिएट करते हैं। हम नौजवानों से दरख्वास्त करते हैं बीइंग अ यूथ रिप्रेजेंटेटिव कि इन पे एक तो एक्शन लिया जाए। सेकेंडली, ना सिर्फ एक्शन बल्कि प्रॉपर एक रिसर्च किया जाए इन चीजों पर कि हाँ, जो फॉल्स फ्लैग है पहलगाम का, इसके पीछे वजह क्या थी, क्यों इंडिया ने ये किया, क्यों मोदी सरकार ने किया, क्या इसमें इंडिया का अपना फायदा नहीं था इसलिए नहीं किया, क्या वहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछा गया था, क्या वहाँ के जो लोग हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाया था। बिल्कुल, मोदी सरकार को हम बार बार देख रहे हैं कि कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है हमारा, उसमें बार बार ये कर रहे हैं। जो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें मुख्तलिफ टाइम और मुख्तलिफ इलाकों में हम लोगों को ये फेस करने को मिलता है कि मोदी सरकार आके कोई ना कोई इस तरह का फॉल्स फ्लैग क्रिएट कर देता है और उसको पाकिस्तान पे ठहराया जाता है कि पाकिस्तान ने किया है। 64% नौजवानों की ये एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के नाम पे, हाँ, बाकी कुछ अगर आप नहीं कर सकते, सोशल मीडिया के थ्रू सिर्फ आप जो है ना एक पैगाम जारी करें कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तानी हुकूमत जो है इस पे एक्शन ले, और इंडिया या मोदी का जो फॉल्स फ्लैग है इसको हम मुंह तोड़ जवाब दें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस हवाले से भी कहूँगा, फिफ्थ जनरेशन वॉर के हवाले से जो बात की जाती है, हमेशा नौजवानों के साथ आपका बहुत इंटरेक्शन रहता है, उनके लिए आप प्रोग्राम्स भी मुनक्किद करवाते हैं। क्या समझते हैं नौजवानों के अंदर क्या एक सोच है, खास करके इस तरह की एस्केलेशन जो हो रही है मोदी सरकार की जानिब से, मोदी सरकार का जो नजरिया है, खास करके हिंदुत्व नजरिया लिए आप कश्मीर में देख रहे हैं किस तरह की वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की जा रही है। नौजवानों के लिए क्या कहेंगे कि नौजवान किस तरह से एक रोल दे सकते हैं, खास करके जो ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़े पैमाने पर वायलेशन हो रही हैं? सेम लाइक ये वही कंडीशंस हैं कि जैसे इसराइल के अंदर वहाँ पे नेतन्याहू कार्रवाइयाँ कर रहा है, इसी बुनियाद पर सेम तर्ज की मोदी सरकार भी ये कार्रवाइयाँ जारी और सारी रखे हुए है। और जो नौजवानों का मिशन है, और जो नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा नौजवानों की टारगेट किलिंग वहाँ पे की जा रही है।
देखिए एहसन भाई, पहले जो वार होती थी वो होती थी वीपन के थ्रू। अभी जो हम लोग वार देख रहे हैं वो साइकोलॉजिकल वार है, साइकोलॉजिकल वीपन यू कैन से। सो अभी पुराने जैसे हालात नहीं है ना, उन जैसे आपका दुश्मन जो आके डायरेक्ट आप पे अटैक नहीं करता, बल्कि सोशल मीडिया के थ्रू, या आप कह सकते हैं कि दूसरे कोल्ड वार साइबर जिसको हम जराए। कहते हैं, इसको हम कोल्ड वार कहते हैं। कोल्ड वार के जरिए मतलब आपके दोस्त को आपका दुश्मन बना के या ऐसा कर लेता है कि दो तीन मुल्क आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर लेता है जो कि वार में बाद में उसका सबब एक वार या यू कैन से कि एक नुकसान का सबब बनता है हमारे लिए। जैसे कि आपने बात की थी जो नेतन्याहू कर रहा है, इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है इस टाइम पे फलस्तीन में, बिल्कुल सेम सिचुएशन जो है ना कश्मीर में मोदी वहां पे कर रहा है, कश्मीर के अवाम के साथ, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ। सो जितने भी इस तरह के वार है जो आजकल की साइकोलॉजिकल वार है, इसमें एक तो ये है कि सोशल मीडिया एक अहम किरदार अदा कर रही है। यूथ का ये रोल है कि ना सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करे बल्कि वहाँ के लोगों का मदद भी करे। वहाँ के लोगों का मदद हम ऐसा कर सकते हैं कि उनके साथ खड़े हो जाए। बाकी अगर हम डायरेक्ट जाके वहाँ पे नहीं खड़े हो सकते, बल्कि हम सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी कैंपेन के थ्रू उनका मदद कर सकते हैं। सो एटलीस्ट बाकी काम अगर हम लोग नहीं कर सकते, आजकल के यूथ की ये जिम्मेदारी है कि पहलगाम का जो वाकया हुआ है कश्मीर के लोगों के साथ, पाक आर्मी के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाए इस टाइम पे। बिल्कुल नाज़रीन, इस हवाले से भी आपको कुछ फिगर्स बताएं तो भारतीय फ़ज़ाइया में 30 बरस के दौरान 150 पायलट्स हलाक हुए हैं, 550 से ज़ायद हादसात हुए हैं। हलाकों की तादाद कारगिल जंग से 30 गुना ज़्यादा है। ये सिचुएशन है वहाँ की, क्योंकि हम रोज़ रिपोर्ट्स भी वहाँ से देखते हैं कि वो अपने लोगों पर बम बरसा रहे हैं। साथ वहाँ पे उनका पायलट उनका जहाज़ गिरकर तबाह हो गया, पायलट उसमें हलाक हो गया। इस तरह की तमाम तर सिचुएशन वहाँ से खबरें हमारे पास आ रही होती हैं। और जो अभी ये जो पहलगाम फाल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, इस हवाले से जो माहिरीन हैं वहाँ के दिफाई माहिरीन, वो भी यही कह रहे हैं कि ये सब जिम्मेदारी मोदी सरकार की है कि जो ना इस वाक़े को रोक सकी और ना वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद थी। और साथ वहाँ पे जो लोग मौजूद थे सयाह हजरात, उन्होंने भी बेशुमार किस्म के सवालात उठाए हैं। साथ बीबीसी के हवाले से बताया जाए तो बीबीसी ने भी बहुत सारे सवालात वहाँ पे रेज किए हैं कि वहाँ पे सीसीटीवी जो कैमराज हैं उनकी मौजूदगी क्यों नहीं थी। मीन्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो सब जो ताने बाने हैं वो मोदी सरकार पे जाके मिलते हैं कि वो सिर्फ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की बुनियाद पर ये तमाम तर चीज़ें और तमाम तर प्रोपेगेंडे कर रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपसे पूछूंगा कि जिस तरह की सिचुएशन खास करके ये साउथ एशियन रीजन के लिए क्रिएट की जा रही है, क्या आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में ऐसा आप देख रहे हैं कि कुछ जंग किसी कैफियत की तरफ जाया जा रहा है? पाकिस्तान तो एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी जो कोशिशें और काविशें की इसी बुनियाद पर की, अभी भी पाकिस्तान जो दहशतगर्दी से लड़ रहा है, वो पूरी दुनिया के सामने है और पूरी दुनिया इसकी मिसालें भी देती है। बिल्कुल, अगर आप देखें तो पाकिस्तान साउथ एशिया में एक ऐसी कंट्री है जो कि मुस्लिम ममालिक को ओवरऑल लीड करती है। अगर हम ओआईसी की बात करें, जहाँ पे भी हम जाते हैं, जहाँ पे भी मुसलमानों पे कोई मुश्किलात आते हैं तो उनको पाकिस्तान से ही मदद लेनी होती है। सो पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है साउथ एशियन रीजन में जो कि ओवरऑल यू कैन से कि मुस्लिम को लीड कर रहा है। अब जो भी कंट्री आपने बात की, हाँ बिल्कुल एक जंग की तरफ भी ये बात जाती है। अगर हम बात करें पहले से जो हम कहते हैं कि ग़ज़वा हिंद में भी टाइम के साथ आ जाए, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि बाकी भी हालात इससे भी में भी ख़राब हो जाए। लेकिन अभी का जो बात हम लोग करें तो मैं समझता हूँ कि यूथ का जो है ना नेशनल इंटीग्रेशन में और इंक्लूसिविटी में एक अहम रोल है और वो रोल यूथ को प्ले करना चाहिए। इसके अलावा जो कल्चर है हमारा या रीजनल डिवाइड्स है, उन पे भी हमें काम करना चाहिए, उनको एक आपस में ब्रिज करना चाहिए, उनको एक करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान, अभी हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान नाउअडेज इज अ हॉट स्टेट। सो एक हॉट स्टेट को दोबारा हम लोग सॉफ्ट स्टेट में उसमें लेके आना और उसका जो डेमोक्रेटिक एक फॉर्मेट है उसमें प्रॉपर डेमोक्रेसी लेके आना। सो इन चीज़ों पे हमें काम करनी चाहिए। अगर हम लोग देखें पाकिस्तान में खुद इंटरनली भी कुछ मसाइल है, सबसे पहले हम उन मसलों को खत्म करेंगे, उसके बाद जो हमारे एक्सटर्नल मसाइल है बाकी कंट्रीज के साथ है तो उनको भी हम लोग काम कर सकते हैं। ना सिर्फ इंडिया को बल्कि जितने भी हमारे दुश्मन ममालिक है, जितने भी वेस्ट के ममालिक है, कहीं पे भी हमें लगता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंशाल्लाह हम पाक आर्मी के साथ, हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। आज का नौजवान पाकिस्तान के साथ, आज के नौजवान को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए और जितने भी दुश्मन है हमारे
اس کو اس کا ایک اچھے طریقے سے مقابلہ کرنا چاہیے. الحمدللہ آپ نوجوانوں کے ساتھ بڑی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. 60% سے اباؤ ہم نے یوتھ گنوائی پاکستان میں. کیا مسائل ہیں نوجوانوں کے اور کیسے ان کو ہم آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی نوجوانوں کے بہت سارے مسائل بھی ہیں یونیورسٹیز کے اندر بھی اور دیگر بھی. اسکلز نہ ہونے کی بنیاد پر ان کو جابز نہیں ملتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ایڈریس کیا جانا چاہیے خاص کر کے حکومتی شخصیات کے ساتھ، موجودہ حکومت کے ساتھ، تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان روزگار حاصل کر سکیں؟ ڈیفینیٹلی ایک اچھا روزگار نوجوانوں کے لیے ہوگا تبھی وہ آگے کچھ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو میں اس کے ریلیٹڈ یہ کہوں گا، بالکل اچھا سوال کیا آپ نے. سب سے پہلے جو ہماری نیشنل کریکولم پالیسی تھی، سنگل نیشنل کریکولم پالیسی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ لے کے آئے، اس کو دوبارہ ہم لوگ ریپیٹ کریں، اس پہ کام کریں، اس کو مزید امپروو کریں. کیونکہ اگر ابھی جو آج کل کا سسٹم ہے، لاڑ مکالے کا سسٹم ہے، وہ ایک شعر ہے کہ دلاڑ پشتوں میں کہ دلاڑ مکالے دا تعلیم نہ تو بان اور خود اخلاق نہ دے مزہ کا شمع دا دے تعلیم نہ بے تعلیمہ خیم تعلیم چونکڑم بے اخلاق کا شمع. آج کل کے جہاں پہ بھی گھریلو علاقوں میں چلے جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجتے. ریزن کیا ہوتا ہے؟ ریزن یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی جا کے آپ بگڑ جائے گی یا آپ بگڑ جاؤ گے. ڈیفینیٹلی یہ بات ان کی سچ بھی ہے، لیکن 100% ایسا ہی نہیں ہے. چاہے ہم یونیورسٹی کی تعلیم کی بات کریں، یا تو اس کو سنگل نیشنل کریکولم پہ لے کے آنا چاہیے، یا پھر یہ جو سسٹم ابھی بنا ہوا ہے اس کو ہم لوگ مزید امپروو کریں. وہ کیسے امپروو کریں گے؟ دیکھو یونیورسٹی میں بی اے سسٹم ہے، پہلے بی ایس سی ایم ایس سی کرتے تھے، ابھی بی اے سسٹم ہے ہمارا اوورآل. لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں دیر از نو امپروومنٹ، دیر از نو یو کین سے اکاؤنٹیبلٹی، کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح صرف کیا ہوتا ہے کوئز، اسائنمنٹ، پریزنٹیشن، پروجیکٹ، نیٹ، اس کے علاوہ فائنل. مینس ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ کو ٹائم ہی نہیں ملتا کو اپنا خود ریسرچ کرے، اپنے آپ کو ٹائم دے، اپنے اسٹڈی کو ٹائم دے، سائڈ وائز باقی بکس دیکھے. میں سمجھتا ہوں کہ پرانا جو سسٹم تھا یا تو وہی سسٹم لے کے آئے، یا پھر ایک کرے کہ اسی بی اے سسٹم میں تھوڑا سا امپروومنٹ لے کے آئے. یہ کوئز، اسائنمنٹ، پریزنٹیشن، ان کی جگہ اگر ہم لوگ اسٹوڈنٹ کے ریسرچ پہ فوکس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی آنے والے ٹائم میں باہر سے ہمیں جو ہے نا خود آفر آئیں گے کہ آئے ہماری یونیورسٹی کو جوائن کریں، ہم ان کو اپروچ نہیں کریں گے. سو اٹس دا مین ایشو جو ہمارا ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے. ایس ڈی جی 4 جو ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، ایس ڈی جی 4 ایجوکیشن ہے. نہ صرف ہمارا جو ایجوکیشن ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کیئر، ہمارا جو اس کے علاوہ اکنامک گروتھ ہے، ایس ڈی جی 8 ڈیسنٹ ون اکنامک گروتھ. آج کل کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج، ایس ڈی جی 13، اس پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. ریسنٹلی ہم لوگوں نے دیکھا بڑی سخت قسم کی جلاباری ہو گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن میں بحیثیت ایک ینگ لیڈر، بحیثیت ایک ایجوکیشن یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کلائمیٹ ایکشن ہے. ہمیں اپنے کلائمیٹ ایکشن پہ بھی کام کرنا چاہیے. جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، چاہے ایس ڈی جی 16 ہے ہمارا پیس، جسٹس اینڈ اسٹرانگ انسٹیٹیوشن. بیسیکلی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایس ڈی جی کو بھی اگر ہم لوگ دیکھیں سو اوورآل ایس ڈی جی جو ہے نا، یہ سارے کا سارے جو مسائل ہے پاکستان کے، اس کو کور کر رہے ہیں. تو صرف اور صرف ہم لوگ ایس ڈی جی پہ کام کریں، آئی تھنک ہم لوگ سارے مسائل کو گو تھرو کر لیں گے. الحمدللہ آخر میں آپ سے اس حوالے سے کہوں گا کہ جو پاکستان کے نوجوان ہیں جن کے پاس سکلز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں، تو ان کے لیے اور اسپیشلی طور پر 60% اباؤ جو یوتھ ہے اس کے لیے آپ کا ہمارے اس پلیٹ فارم سے کیا پیغام ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے یوتھ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے آپ پہ کام کرے، اپنے اسکل پہ کام کرے. جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں، ان سے ایکسپیرینس گین کریں. اسپیسیفک میں اے ٹی وی کا، A1 ٹی وی کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا. اسپیسیفک احسن بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں. جتنے بھی لوگ ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے، اور اسپیسیفک یوتھ 64% آف دا یوتھ کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ کنٹری پاپولیشن کو پریزنٹ کر رہے، اپنے ملک کے لیے جتنا بھی ہو سکے، زیادہ کام نہیں کر سکتے اپنے ملک کے لیے، ایٹ لیسٹ آپ یہ کہہ سکے کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے. سو فار یور سیک، فار یور کنٹری، اپنے آپ کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے کہ ان لوگوں نے اس ملک بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، محنت کی تھی. دو قومی نظریہ کی اگر ہم لوگ بات کریں، سو آپ اپنے کنٹری کے لیے، اپنے ملک کے لیے پاک آرمی کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے. پاکستان زندہ باد. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا، دنیا میں جو آئی ٹی کا کام ہو رہا ہے، دنیا بلینز کما رہی ہے اور ہم اس میں پیچھے آخر کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی دنیا اس جو کنڈیشنز میں
बिलियंस से भी ऊपर कमा रही है। और न सिर्फ ये डेवलप्ड कंट्रीज की बात की जाए, अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात की जाए तो वो भी बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं, वो भी बहुत अच्छे से आगे जा रही हैं। आखिर क्या वजूहात हैं कि हम इसमें बहुत कम तर पैसा कमा रहे हैं? Assalamualaikum. First of all, thank you for inviting me. A very valid question आपने पूछा कि दुनिया बहुत ज़्यादा कमा रही है, हम क्यों नहीं कमा रहे? पहले अगर हम अपने IT सेक्टर की बात करें तो we've got a very good skilled resource, बहुत अच्छी रिसोर्स है. उसके बाद से हमारे पास जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़बरदस्त है. बट हम जिस मार्केट को एक्सेस कर रहे हैं दैट्स नॉट द राइट मार्केट. हम फ्रीलांस की दुनिया में बहुत आगे जा चुके हुए हैं और उसके उस विशेष सर्कल के अंदर हम फंस गए हैं, जबकि दुनिया फ्रीलांस प्लस एंटरप्राइज मार्केट में ऑपरेट कर रही है ग्लोबली. एंड व्हाट इज द एंटरप्राइज मार्केट is corporate level market and then government level market. And हमारा जो फोकस है वो आज तक एंटरप्राइज लेवल मार्केट की तरफ नहीं गया. हमने अपने आप को डेवलप नहीं किया. ये नहीं है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है. गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड ऑल द अपॉर्चुनिटीज, ऑल द प्लेटफॉर्म्स. हम बाहर इवेंट्स पे भी जाते हैं, बट समटाइम्स इट इज the IT companies and the CEOs and the CXOs जिन्होंने डिसीजन लेने की हमने किस तरफ जाना है. एक जो घर का जो मेन सरबराह होता है उसने घर की डायरेक्शन देनी होती है, उसने अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना होता है. तो इसी तरह हर IT कंपनी का CEO is responsible for the growth. और ये collectively we have 9,000 plus companies registered with PSEP. We've got more than 400,000 freelancers, but we are not in the enterprise market. So हमारे neighbors, उनके जो neighbors हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं. क्यों? क्योंकि एक तो वो एंटरप्राइज मार्केट में, वो प्री सेल्स मार्केट में, वो उस वक्त मार्केट में घुसते हैं जब किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता. हम उस वक्त मार्केट में जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है और काम टुकड़ों में आ रहा होता है, तो फिर हम फाइबर और अपवर्ड पे जा रहे होते हैं. सो द बिगेस्ट फेलियर इज नॉट दैट द वर्ल्ड इज नॉट एक्सेप्टिंग अस, we are not accepting the world. हम उन तक नहीं पहुंच रही. तो कसूर इसमें जो है वो हमें हमेशा से बड़ा रियल होना चाहिए. बिकॉज देखिए IT की दुनिया में आप जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना तो आप उसकी टेस्टिंग करते हैं, सैंड बॉक्स पे जाके उसको टेस्ट करते हैं. तो टेस्ट बहुत जरूरी है. तो हमारा अपना कसूर है. और तो हम ही नहीं कहेंगे कि हम राइट डायरेक्शन पे नहीं जाएंगे तो we will remain at $3 to $4 billion and this will remain a fact. But we've got a potential to grow more than this. फरहान ईसर शाह साहब, मैं इस हवाले से भी आपसे पूछूंगा, क्या IT सेक्टर में गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है या नहीं? एक तो इस हवाले से भी बताइएगा. और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उस लेवल पर क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्या बोथ का जो कोलैबोरेशन है वो नहीं है? इसमें रीजंस क्या हैं आखिर? अच्छा देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट की सपोर्ट आती है तो द बिगेस्ट कंसर्न फॉर IT कंपनीज इज दैट दे आर नॉट सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ टैक्स. But I tell you that we operate in US के enterprise market में काम करें, and the taxes go around like 50%. यहाँ पे on bringing in IT income, आपके ऊपर there is minimum 0% tax भी अगर आप special technology zone में, ठीक है. So the government has incentivized you. Once you're in the special technology zone में भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे तो आप डॉलर ला सकते हैं, डॉलर लेके जा सकते हैं. आपके ऊपर कोई पूछ नहीं है, कोई गीच नहीं. तो so the government has provided you the best global tax incentive environment, ठीक है. So एक part हो गया. Yes, there is an issue of internet that needs to be sorted out. We need to definitely come out of that internet things. But internet के level तक पहुंचने के लिए, because पहले तो आपको काम चाहिए तो फिर आपको internet की usage है ना, तो हम काम तक नहीं पहुंचे. तो government has given us the right support and it is always ready, but we are not taking that support. हम उस market में जाएंगे तो वो support लेंगे ना. So for example, लेट्स से कि मैंने स्कूल जाना है तो मुझे स्कूल जाने के लिए बस चाहिए, ठीक है. लेकिन पहले मैं इरादा तो करूं मैंने स्कूल जाना है, पहले मैं इरादा तो करूं कि मैंने उस मल्टी ट्रिलियन डॉलर मार्केट में काम करना है, एंड फिर गवर्नमेंट को आप बताएंगे तो द गवर्नमेंट इज ऑलवेज देयर. DFDI इज एन एग्जांपल दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट. But are we as the IT sector जो growth enabler and the growth executors हैं, हम खुद उस level पे नहीं जा रहे. I don't know, we are shy, हमारे पास capability है, या हम उस level पे access नहीं करना चाह रहे. But definitely आगे चल के हम आपको बताएंगे भी what are the root causes and what is the solution as well.
फरहान साहब, मैं ये भी आपसे लाज़मी पूछूँगा, डिजिटल फ़ोरम जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ़ोरम मुनक़िद किया गया 2025 और स्पेशली तौर पर ये हुकूमत की बहुत बड़ी काविश है। क्या समझते हैं कि कोई इम्पैक्ट आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों, हफ्तों में या फ्यूचर में कोई देख रहे हैं पाकिस्तान में? Definitely, definitely. I think the timing was right when ये सारे लोग आए हैं from Saudi Arabia, the whole DFDI community, which involves delegates from Europe, from Africa. So this was the timing was very right. जब हमारे साथ भी escalation चल रही थी, हमने ये show किया, हमारी resilience थी कि हम अपनी industry को आगे लेके चल रहे हैं. So I think God, अल्लाह की ताला की तरफ से ये बहुत जबरदस्त timing थी. Initiatives like this have to be captured by the private sector. गवर्नमेंट का काम था कि लोगों को लाना, आपको दरवाजा दिखाना, वो एक्सपोजर देना. उससे आगे हमने काम करना है as the IT sector that has to now benefit out of this. And I think an amazing effort by the government of Pakistan, PSEB, SIFC, इस तरह के और events होने चाहिए. It gets the global community into Pakistan and connects you with everyone. So take benefit out of this and आउटरीच करें जितने लोग आए हुए थे वहाँ पे. एक चीज़ और आपसे पूछूँगा कि क्या समझते हैं कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, क्योंकि डेफ़िनेटली पाकिस्तान में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, कितना अहम रोल प्ले कर सकते हैं आईटी सेक्टर में? अच्छा, मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर डेवोस पे देयर वाज अ कमिटमेंट ऑफ $300 million फ्रॉम पाकिस्तानी आईटी CEOs बेस्ड आउट ऑफ यूरोप. एवरीबॉडी वांटेड टू पुट $1 million, यू नो, बट उनको $1 million, हर बंदे को $300 million लगाने के लिए कोई एवेन्यू चाहिए, यू नो. सो अगर हम लोकल इंडस्ट्री वो एवेन्यूज नहीं क्रिएट करेंगे तो वो पैसे कैसे आएंगे? हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई बाहर से पैसे लेके आए, वो हमें बताए कि क्या करना है, वो तो फिर पैसे ले जाएगा. हमने वो एवेन्यूज क्रिएट करने उनके लिए, हमने बताना है कि वी आर एक्सपर्ट्स इन गेमिंग, वी आर एक्सपर्ट्स इन AI, वी आर एक्सपर्ट इन प्री सेल्स, यू नो. सो वी हैव टू क्रिएट दैट. अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानीज are definitely playing a role, but they can play a better role, you know. Abhi, for example, in UK and US, we work with a lot of companies, ठीक है, जो कि non Pakistani based हैं. अगर ये अपने setups वहाँ पे करें, ठीक है, and they become primes or they become compliance partners for Pakistanis, तो Pakistanis उनके साथ काम कर सकते हैं, उनको services दे सकते हैं. वो Pakistanis जो यहाँ के IT companies उनको बता सकते हैं कि client कहाँ पे बैठे हैं. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि हमें पेमेंट्स फंस जाती हैं विद डिफरेंट फॉरेन कंपनीज, वो नहीं होगा. तो वी विल डेफिनेटली इंक्रीज दिस मार्केट टू एटलीस्ट $3 to $6 billion अगर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज जो कि नॉन आईटी में है वो इसको एज ए बिजनेस ट्रीट करें. सो बिग टाइम अपॉर्चुनिटी. फरहान ईसर शाह साहब, मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि जो सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है और ख़ास करके जो फ्लाज हैं, आप उस हवाले से क्या कहेंगे? एक तो यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन स्किल्स के एतबार से, स्किल्स ना होने की बुनियाद पर वो मार खा जाते हैं फील्ड में, ठीक है? और मीन्स वो वाली चीज़ें वो कमिटेड नहीं होते, ज़ाहिर अपनी चीज़ें वो आगे लेकर नहीं जा सकते, दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते. उस लिहाज से हमें क्या करना होगा? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जब हमने भी अपने ये सेटअप तैयार किया ना, कोलैब पी, सो द वन पॉइंट वाज कि हमारे पास मार्केट एक्सेस है, और फिर कुरान का जो पहला लफ्ज़ है इकरा, पढ़, ठीक है, वो अल्लाह ताला ने इसलिए कहा था कि पढ़ो. वो मुझे इस वक्त समझ आया कि हम कोई चीज़ पढ़ते नहीं है, ठीक है, हम पढ़ के भी नहीं पढ़ते. तो फ्रॉम राइटिंग अ बेसिक ईमेल टू अचीविंग दैट क्लाइंट लेवल कॉन्फिडेंस, उस तक हम नहीं पहुंचते. तो उसमें क्या है कि देखें, हमने अपने जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको टेक्निकल स्किल्स तो सिखाने हैं, बट हमने उनको बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स, क्लाइंट इंटरेक्शन स्किल्स, ठीक है, हाउ टू कैरी योरसेल्फ, बिकॉज before you can show that you're technically qualified or you're the best performer, you've got to sell yourself. And how do you sell yourself? Digitally. वो आपकी शक्ल नहीं देख रहे, वो आपके appearance नहीं देख रहे, वो देख नहीं रहे कि आप कहाँ पे बैठे हैं, वो आपकी email से judge कर रहे हैं. So yes, हमारी universities को institutions, they need to focus on pre-sales. And I think right now there is a requirement of around like 12 to 15,000 new jobs of pre-sales just to cover US market, you know, and just through our platform. So there's the amount of job creation is available. आपने सिर्फ फोकस हो जाना है, and that's why, you know, we've created this platform. मैं आगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी चल के आपको थोड़ा सा बताऊंगा. जी, एक तो अपने नाज़रीन को इस हवाले से बताएं कि हमारा पूरा फोकस जो है वो फाइबर और अपवर्क्स जैसे प्लेटफॉर्म पर है. क्या हमारे लोगों ने आईटी सेक्टर में, इंटरप्राइजेज मार्केट में कभी हिस्सा लिया है या नहीं? ये क्या कैफियत है?
अच्छा देखें, क्योंकि फाइबर पे आप जाते हैं, आपको एक इजी एक्सेस है कि वहाँ पे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के छोटे छोटे कंपोनेंट्स पड़े होते हैं, और आप वहाँ पे $20-25 दे के आप उसकी बिडिंग करते हैं, एंड व्हाट यू गेट इज $1,000, $5,000। फ्रस्ट्रेशन है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर, देर आर 20,000 maybe people bidding or 10,000 people bidding. तो हम उस एंटरप्राइज मार्केट में नहीं गए, हम उस विशेष सर्कल से नहीं निकल पा रहे, ठीक है। एंटरप्राइज लेवल की मार्केट क्या है कि आपको प्रोजेक्ट उस वक्त आप उसमें एंटर करते हैं जब किसी को अवार्ड नहीं हुआ था, तो आप अपना स्किल सेट दिखा सकते हैं, आप वहां पे अपने सॉल्यूशंस प्रपोज कर सकते हैं। तो हमें उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। वी गॉट टू डिवाइड आवर टाइम्स इनटू थ्री टाइप्स, हम फाइबर पे एंड अपवर्क पे रहें, हम एंटरप्राइज मार्केट के प्री सेल्स में आए और एंटरप्राइज मार्केट पे फोकस करें, बिकॉज दैट्स अ $20 billion market that is just available through one platform, which is ours. So if we have like 10 to 15 platforms, we're talking about $50 to $60 billion, ठीक है। So मेरी रिक्वेस्ट अपने आईटी के जितने सीईओज हैं इन लोगों से कि प्लीज आप एंटरप्राइज मार्केट के ऊपर स्पेसिफिकली यूएस, then specifically Europe, and then Middle East की तरफ भी देखें, but the focus should be US because that's a $1.5 trillion की मार्केट है जी। अच्छा मीन्स आपका ये कहना है कि यूरोप और यूएस यूके मीन्स इस साइड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम ज़्यादा फोकस करते हैं सऊदी अरब पे, इन मार्केट्स पे, इससे थोड़ा सा हमें निकल के खेलना होगा। देखिए, हमें अपनी ना स्ट्रैटेजी में यूएस को डालना पड़ेगा। वी कांट इग्नोर यूएस बिकॉज यूएस इज द बिगेस्ट मार्केट, और हमने आज तक यूएस में एज एन एंटरप्राइज लेवल विच इज द स्लेड लेवल, स्टेट लेवल पे हमने नहीं काम किया। स्टेट लेवल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तकरीबन $1.5 ट्रिलियन के हैं, और उसमें आईटी नहीं है। एनीथिंग बिहाइंड ए कंप्यूटर is basically considered as an open field for IT. तो हम इंजीनियरिंग डिजाइन में भी जा सकते हैं, जो इंजीनियर्स हैं आर्किटेक्ट्स को चैनलाइज कर सकते हैं, बिकॉज उनको भी एक आईटी सेटअप चाहिए कि वो अपनी सर्विसेज दे सकें, ऑडिटिंग, consulting, estimation. So we are talking about a $1.5 trillion market access through Collab P. So और वो भी हम आपको कब एक्सेस दे रहे हैं? प्री सेल्स के ऊपर। So जो प्री सेल्स की मार्केट है वो खुद $1 billion की मार्केट है। उससे जो आप बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, that's around like $3 to $4 billion की मार्केट। जो आप एडिशनल कॉन्टिन्यूस वर्क करते हैं, that's another $4 billion। तो ऑल अराउंड अगर हम बड़ा बेसिक लेवल का काम करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट $7 billion। इसमें अगर हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स एलिमेंट के साथ अपने सॉफ्टवेयर्स को भी पिच करना शुरू कर दें, तो वी आर टॉकिंग अबाउट approximately $20 billion every year, और हमारे प्रोडक्ट्स हम बना लेते हैं, उनको हम बेचते नहीं है, बिकॉज हम उस कहाँ पे बेचेंगे, हमें उसको प्रोजेक्ट में बेचना है ना। तो जब प्रोजेक्ट में कब बेचेंगे? जब प्रोजेक्ट अवार्ड नहीं हो, उससे पहले आपने उस स्टेज में घुसना है, so pre-sales is the lifeline for Pakistani companies, so that's what needs to be focused right now. फरहान ईसरशाह साहब, आप भी एक कंपनी के फाउंडर हैं, फाउंडर एंड सीईओ हैं कोलैब पी के, तो इस हवाले से आपसे पूछूंगा, एक तो जो मिनिस्टर हैं आईटी की शिजा फातिमा, उनके लिए, जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन स्पेशली तौर पर जो आईटी सेक्टर में करने जा रहे हूँ आप, और खुसूसी तौर पर आप उन्हें रिकमेंड करें कि ये चीज़ें की जा सकती हैं जिससे आईटी सेक्टर मजीद परवान चढ़ सकता है आगे? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मेरा उनसे DFDI के ऊपर इंटरेक्शन हुआ, एंड my perception totally changed, I saw मैडम शजा को ये बहुत ही पॉजिटिव, एनर्जेटिक एंड मिलनसार। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि she blends in, so to access to her is very easy। तो आपने जो भी कोई आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकती है, लेकिन इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का रोल इतना नहीं है, पीसेप का रोल इतना नहीं है, रोल प्राइवेट सेक्टर का है। प्राइवेट सेक्टर ने वहां पे पहुंचना है। जब वो वहां पे पहुंचेगी, इफ दे फेस डिफिकल्टीज, तो देन दे गो टू द मिनिस्ट्री। हम अभी वहां पे गए नहीं है, हम पहले ही कह रहे हैं कि जी पानी बहुत गहरा होगा, नीला है, ग्रीन है, येलो है, हमें शिप कौन सी चाहिए। हम पहले सफर की तैयारी तो कर लें, ठीक है। सो दे आर ऑलवेज सपोर्टिव, एंड आई थिंक द मिनिस्ट्री वुड लव कि अगर हम एक इनिशिएटिव लें और हम बिलियंस की काम करें, तो दे विल ऑलवेज अप्रिशिएट। हमने जब ये प्लेटफॉर्म शुरू किया, बिकॉज आई हैव रिमेन ग्लोबली इनटू मल्टी सेटअप्स, हैंडलिंग $400 to $500 million of setup, मैं 2004 में KESC की $300 million की investment लाया। So my journey with Arabs, with Saudi royals, and then with the US people have been great।
میں نے بھی اس کو جب 2021 میں کنسیو کیا تو آئی ریئلائز کہ ہمیں ایک ایسا ڈیجیٹل نیٹ ورک بنانا ہے جس میں ہمیں ٹریول نہ کرنا پڑے, ہمیں ایکسپینس نہ کرنا پڑے, ہم اپنے ہی کمفرٹ زون میں بیٹھ کے انٹرپرائز لیول کو پروجیکٹ کریں. سو اٹ ٹک us 3 years to crack. Now we are connected with more than 56,000 governing bodies in US جو یہ کام دے رہی ہیں. So میں اگر یہ کہوں کہ وہ پلیٹ فارم نہیں ہے, it is visible. And I tell you, جتنی مجھے سپورٹ ڈی ایف ڈی آئی میں فرام ایس آئی ایف سی, منسٹری آف آئی ٹی, سیکٹری آئی ٹی کی طرف سے, the minister of IT and all these people مجھے ملی ہے, STZAs, NASDAQ, it is amazing, you know. So now we just need to plug in the private sector into it and there's no stopping us, you know. The only فیکٹر جس میں ہم سکسیسفل نہیں ہیں وہ ہم کمپنیز, پرائیویٹ کمپنیز خود ہیں, یو نو. بہت سارے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آ رہی ہوگی, بٹ دس از فیکچوئل. اگر $20 billion کو ٹچ کرنا ہے تو we've got to take the first step, you know. So that's very important. حامد اللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے. فرحان عیسر شاہ صاحب, آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. ناظرین, پروگرام آپ نے سنا, فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.